हेलो स्टूडेंट। हमारा फर्स्ट लॉ चल रहा है और फर्स्ट लॉ भी किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए चल रहा है। तो हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन तो पिछले क्लास में हो ही गया है और हमने कुछ एप्लीकेशन भी देखे थे ओपन सिस्टम का, जैसे कि टरबाइन के बारे में देखा, कंप्रेसर के बारे में देखा, नोजल, डिफ्यूज़र और हीट एक्सचेंजर और थ्रोटलिंग वाल्व के लिए देखा। अभी हमारे लिए दो और बचे हुए हैं एप्लीकेशन में। तो चलिए आज के क्लास में इन दोनों को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बॉयलर देखेंगे, देन इसके बाद कंडेंसर देखेंगे। लेकिन बॉयलर और कंडेंसर देखने से पहले मैं आपको एक पावर प्लांट का एक ओवरऑल पिक्चर क्या होता है वो मैं आपको एक बार शो करना चाहता हूं, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हर एक ओपन सिस्टम जो है वो क्या परफॉर्म या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखिए, हमने पढ़ा है बॉयलर के बारे में। तो बॉयलर क्या होता है? बॉयलर में वाटर को फीडअप किया जाता है और बॉयलर में हीट दिया जाता है। तो जब वाटर को हीट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा बॉयलर क्या हो गया? एक तरीके से ओपन सिस्टम हो गया। और ओपन सिस्टम में इसका फंक्शन क्या है? तो ये काम क्या कर रहा है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें बॉयलर में हीट को हम लोग ऐड कर रहे हैं या हीट सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर है? वैसे ही ये स्टीम जो है जाके यहाँ पे टरबाइन में इसको क्या किया जाता है? एक्सपांड किया जाता है। तो टरबाइन के आगे में क्या लगा रहता है? शाफ्ट लगा रहता है और उसके आगे फिर अल्टरनेटर लगा रहता है। तो अब ये जो टरबाइन रहता है तो ये शाफ्ट जो है इस टरबाइन के ऊपर में ब्लेड लगे रहते हैं और वो ब्लेड जब ये स्टीम टकराता है तो ड्यू टू मोमेंटम बहुत तेजी से ब्लेड रोटेट होते हैं। और जब ब्लेड रोटेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर माउंटेड है शाफ्ट के ऊपर, तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा और यही रोटेशन एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देन फर्दर वो जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब शाफ्ट का टरबाइन का मेन फंक्शन क्या हो गया कि वो वर्क आउटपुट देता है। बॉयलर में हमने हीट ऐड किया तो वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। अब उस स्टीम को यहाँ पे एक्सपांड किए तो वहाँ से हमें क्या मिला? वर्क मिला। तो ये दोनों का फंक्शन हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो आता है वो कंडेंसर आता है। तो देखिए कंडेंसर क्या होता है? जब यहाँ से जब स्टीम का मतलब कि यहाँ से स्टीम का एग्जॉस्ट होता है तब कंडेंसर एक इक्विपमेंट होता है जो अमाउंट ऑफ हीट होता है इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H1 एंथैल्पी से इसमें इंटर किया, यहाँ पे H2 एंथैल्पी से बाहर निकला, तो ये क्या करेगा? इस स्टीम में अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा तो वो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिड्यूस करेगा। तो कंडेंसर का मेन फंक्शन क्या हुआ कि इससे वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और वो हीट को किस में भेज देता है? इन्वायरमेंट में भेज देता है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर यहाँ से हीट को एक्सटेंड किए, फिर पंप के द्वारा देन अगेन फिर बॉयलर में डाल दिए, तो यहाँ पे हीट क्यों हम लोग निकाल रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जाके और हीट ऐड करना है। तो अगर हम ये हीट को रिमूव नहीं किए होते तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कम फ्यूल सप्लाई करना पड़ता। ये क्वेश्चन जो है वो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए और नहीं आ रहा है, मतलब आना चाहिए अल्टीमेटली। और इसका क्वेश्चन देखिए, ये एक इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। जब आप आगे फर्दर स्टडी में जाएंगे, गेट हो गया या ईएस हो गया, तो जब वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होता है तो वो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछता है कि टरबाइन से आपका स्टीम एग्जॉस्ट हुआ तो आपको फिर अलग से कंडेंसर लगाने की क्या ज़रूरत है? क्यों ना आप डायरेक्ट इसी स्टीम को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हाई अमाउंट ऑफ हीट है और उसको डायरेक्ट आप बॉयलर में डाल दीजिए पंप के थ्रू। क्यों आप अलग से कंडेंसर को यूज़ करते हैं? जबकि कंडेंसर क्या कर रहा है? हीट को उससे रिड्यूस कर रहा है और यहाँ पे फर्दर आपको हीट और देना पड़ रहा है, मतलब और हीट देना पड़ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो अभी आप लोग बुक में भी सर्च करेंगे तो कोई बुक में ये चीज़ें मेंशन किया रहता है, या बहुत ज़्यादा आप सर्च करेंगे तब ये क्वेश्चन का आंसर रहता है क्वेश्चन आंसर में। तो मैं आपको यहाँ पे आंसर देना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो देखिए, पहला बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी स्टीम जो एक्सपांड मतलब कि एग्जिट होता है तो वो वेपर फेज में भी रहता है और लिक्विड फेज में भी रहता है। मतलब वेपर और लिक्विड दोनों का मिक्स होता है। क्लियर है? तो पंप क्या करता है? पंप केवल वाटर को क्या करता है? हायर एनर्जी या हायर स्टेट में इंक्रीज करने की कोशिश करता है।
कंप्रेसर क्या होता है, केवल और केवल गैसियस स्टेट में अगर कोई भी चीज रहता है तो वहां पे वो एक्सपांड करने की कोशिश करता है या वो कंप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन यूनिवर्स में अभी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट बना ही नहीं है कि जो कंडेंसर एज वेल एज ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना है जो कि लिक्विड और वेपर दोनों को एक साथ क्या करे, कंप्रेस करने की कोशिश करे। तो जब यहाँ पे अगर पंप में अगर हमारा वेपर भी आएगा और लिक्विड भी आएगा तो यह एक इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम इसको वापस पंप करके बॉयलर में डाल पाए। क्यों? या तो पंप या तो लिक्विड स्टेट में रहेगा तब वो पंप कर पाएगा, या यहाँ पे फिर कंप्रेसर लगाना पड़ेगा कि जो यहाँ पे इस वेपर के फेज में आएगा तो उसको वो कंप्रेस करके बॉयलर में डालेगा। लेकिन ऐसा यूनिवर्स में कोई डिवाइस ही नहीं है कि जो वेपर और लिक्विड दोनों फेज को पंप कर पाए। क्लियर है? तो पहला तो रीजन ये हो गया। और दूसरा रीजन ये हो गया कि जब हम लोग फेज डायग्राम पढ़ेंगे तो देखिए जो पंप वर्क होता है, पंप वर्क को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है। निगेटिव साइन इसलिए हो जाता है क्योंकि पंप के ऊपर वर्क करते हैं तो इसलिए निगेटिव साइन को शो करते हैं। अब पंप वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VdP। अब देखिए, अगर कोई भी चीज गैसियस स्टेट में चले जाता है यानी वेपर फेज में है तो यहाँ पे V की वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड के कंपेयर में गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो जब गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो जब आप इसके ऊपर वेपर के ऊपर में अगर आप पंप करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा वर्क इनपुट देना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ से आपको 100 मिल रहा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे 40 to 50 तो केवल आपको पंप करने में ही चले जाएगा बॉयलर में डालने के लिए। तो क्या यह फिजिबल है कि आधा से ज्यादा हमारा वर्क मतलब यही ले रहा है? जबकि अगर यही लिक्विड फेज में हो जाएगा तो लिक्विड फेज में ऑब्वियसली वेपर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब वेपर की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारा पंप वर्क भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, कंडेंसर लगाया जाता है। अब ये कंडेंसर क्या करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर देता है, सम अमाउंट ऑफ हीट, और यहीं पे क्या होता है, फेज चेंज भी होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे वेपर और लिक्विड दोनों फेज है तो बाहर निकलने के बाद ये केवल लिक्विड फेज में बचेगा। तो जब लिक्विड फेज में बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इजिली पंप जो है वो बॉयलर में उसको क्या कर पाएगा, पंप कर पाएगा। एज वेल एज जो हमारा पंप वर्क भी हो जाएगा जो कि 40 to 50 हो रहा था, हो सकता है कि केवल 2 जूल या फिर मैक्सिमम 10 जूल तक, 10 जूल तो ज्यादा बोल दिए, 5 जूल, मतलब अगर यहाँ 100 मिल रहा है तो उसके कंपेयर में मान के चलिए कि 2 जूल के आसपास, जूल में तो नहीं होता है, मैं किलो जूल में बात करूं, जैसे यहाँ पे 100 किलो जूल मिल रहा है तो यहाँ पे 2 किलो जूल में ही हम पंप कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क आउटपुट ज्यादा हो गया। और वही हमारा डिजायर रहता है कि भाई जितना ज्यादा हमारा वर्क आउटपुट रहे, इसीलिए यहाँ पे कंडेंसर को अप्लाई किया जाता है। तो मैं समेशन कर देता हूँ कि कंडेंसर का काम क्या है कि लिक्विड और वेपर फेज में जो स्टीम रहता है उसको केवल लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, बॉयलर में पंप कर सकते हैं। अगर कंडेंसर नहीं रहता तो वेपर और प्लस लिक्विड दोनों रहता, और दोनों को ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं बना है जो वेपर और लिक्विड दोनों फेज जो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको वो कंप्रेस कर पाए या पंप कर पाए। और दूसरा रीजन तो हमने ये देखा कि हमारा पंप वर्क की वैल्यू बढ़ जाएगा अगर कंडेंसर नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर को लगाते हैं कि जो टरबाइन से जो हीट एग्जॉस्ट होता है उसमें से अमाउंट ऑफ हीट को एक्सट्रैक्ट कर देता है ताकि वो वेपर से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो सके। क्लियर है? तो ये हमने इसका सिग्निफिकेंस देखा कि बॉयलर का क्या काम है और कंडेंसर का क्या काम है और व्हाई कंडेंसर आर रिक्वायर्ड। क्लियर है ये? तो अब हम लोग जो इसका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो बॉयलर और कंडेंसर का होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए बॉयलर क्या हो गया, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं तो मतलब हीट दे रहे हैं, तो ये वाला तो टर्म हमारा पॉजिटिव होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जनरली जो बॉयलर का होता है वो हाइट उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उसको जनरली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और जो वाटर जिस वेलोसिटी से इंटर करता है और जिस वेलोसिटी से वो बाहर निकलता है स्टीम के फॉर्म में, तो उनके वेलोसिटी के बीच में भी नेग्लिजिबल डिफरेंस रहता है। तो हमारा बॉयलर के लिए अजम्पशंस ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी हम बॉयलर के केस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और आपको दिखाई दे ही रहा है कि केवल वर्क किससे हमको मिल रहा है, वर्क हमको टरबाइन से मिल रहा है, और टरबाइन से हमें वर्क मिलता है और पंप में हमें वर्क देना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो वर्क है वो हमारा
निगेटिव है। तो मतलब ऑब्वियसली बॉयलर में हमें किसी भी टाइप का कोई वर्क भी ऑब्टेन नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, तो बॉयलर के केस में क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म तो रहेगा क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं या दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। H1 रहेगा जो भी इंथैल्पी रहेगा जो भी वाटर का इनिशियल स्टेट में, प्लस वेलोसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगलेक्ट कर देंगे और कोई वर्क नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बॉयलर के लिए क्या हो जाएगा, H1 प्लस Q इक्वल टू H2। और इससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना हमने बॉयलर में हीट सप्लाई किया, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H2 माइनस H1। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए H1 इंथैल्पी से हमारा वाटर इंटर किया और H2 इंथैल्पी से बाहर निकल रहा है, तो अगर हमें ये पूछेगा कि कितना हमने हीट सप्लाई किया बॉयलर में, तो वो कितना हो जाएगा H2 माइनस H1। तो यहाँ से जब न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे तो अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कितना हमने हीट सप्लाई किया, तो अगर हमें इंथैल्पी पता रहेगा वाटर जब एंट्री के समय में और स्टीम के आउटलेट के समय में, तो हम निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बॉयलर का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कंडेंसर के ऊपर। तो अब देखिए कंडेंसर क्या कर रहा है, कंडेंसर डिवाइस वो ऐसा डिवाइस है जो हमारा जो स्टीम, जो टरबाइन से जो भी स्टीम एग्जॉस्ट हो रहा है उसमें वो हीट को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है और वो इन्वायरमेंट को दे दे रहा है ताकि इसका जो फेज चेंज हो पाए। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए बॉयलर में हमने हीट को ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हम कंडेंसर में क्या कर रहे हैं, हीट को रिमूव कर रहे हैं। तो जब हीट को रिमूव कर रहे हैं तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में Q का साइन क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है। जब हम लोग हीट ऐड करेंगे तब वो Q पॉजिटिव होता है और जब हीट रिजेक्ट होता है किसी सिस्टम से तो वो निगेटिव होता है। वैसे ही वर्क के केस में है, जब वर्क मिलता है जैसे टरबाइन के केस में तो वो प्लस रहता है, और पंप या कंप्रेसर के केस में क्योंकि उसके ऊपर वर्क किया जाता है तो वर्क निगेटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या हम लोग एजम्पशंस ले सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो एंट्री करता है एग्जिट करता है, उनके में नेग्लिजिबल वो रहता है और ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहता है। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों हम कंडेंसर के केस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको दिख भी रहा है कि कोई वर्क नहीं मिल रहा है, केवल क्या हो रहा है, हीट रिमूव हो रहा है। तो केवल हीट रिमूव हो रहा है तो हमारा यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में भी नहीं डिफरेंस है, तो ये वाला भी टर्म हमारा मतलब कि नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, H1 माइनस Q, क्योंकि हीट हम रिमूव कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है, तो माइनस Q इक्वल टू H2 और वर्क मिल रही नहीं तो केवल H2 ही रहेगा राइट हैंड साइड में। तो जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या मिला हमारा, H1 माइनस H2 या H1, ठीक है, यहाँ पे मतलब H1 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन में आएगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिमूव फ्रॉम द कंडेंसर, तो अगर एग्जॉस्ट स्टीम की एग्जॉस्ट के समय का एंथैल्पी अगर हमें पता हो और कंडेंसर के बाद जो भी निकल रहा है जो भी वाटर, उसका अगर हमें एंथैल्पी पता हो तो उन दोनों को माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट हुआ। क्लियर है? तो देखिए जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन था, ओपन सिस्टम था, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट सारे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो हमने कर लिया है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सो अभी हम लोग लास्ट देख लेते हैं फर्स्ट लॉ में कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए सबसे ये जो लिमिटेशन है वो जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम रहेगा तो उसमें 1 या 2 नंबर में आ सकता है कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ऑब्वियसली इसका जो लिमिटेशन है उसका जो आंसर है वो सेकेंड लॉ देता है। तो क्या लिमिटेशन है वो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए तो जो फर्स्ट लॉ का जो लिमिटेशन है, ये जो 3 बोर्ड पे लिखा गया है तो वो आप एग्जाम के लिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कर ही लेंगे, बट ये लॉ बताता क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। क्लियर है? विथ एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल तो हमने यहाँ नहीं लिखा है, बट विथ एग्जाम्पल इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तो पहला क्या बोल रहा है कि इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जैसे देखिए अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि सपोज करिए अगर यहाँ पे कोई एक सिस्टम है, क्लियर है, वहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर हम हीट फ्लो कर रहे थे, हीट अगर इस सप्लाई को दे रहे थे,
क्लियर है। तो अब एक बात बताइए कि जनरली होता क्या है, जिसे हम लोग जानते हैं कि जो हीट होता है, अगर ये दो अलग अलग है, ये अगर हॉटेड मतलब कि जो ये गर्म कोई भी रॉड है और ये जो है कोल्ड है, ठंडा कोई रॉड है, जब हम इन दोनों के कांटेक्ट में लाते हैं, क्लियर है, तो जनरली हम लोग ये फील करते हैं या ये हमें देखने को मिलता है कि जो गर्म वाला रॉड रहता है वो अपना जो हीट होता है वो जो कोल्ड वाला रहता है रॉड उसको ट्रांसफर कर देता है। ये हम लोग समझते हैं या अभी तक एक्सपीरियंस से समझे हैं, लेकिन अगर रियल में जब फर्स्ट लॉ जब डिराइव किया गया था और सेकेंड लॉ नहीं आया था, तो उस समय तक हमें बस इतना पता था कि ये दोनों जो रॉड जो है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो एक टाइम के बाद इसके में थर्मल इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा, लेकिन हीट कहां से कहां फ्लो होगा ये फर्स्ट लॉ हमें स्पेसिफाई नहीं कर रही है। मतलब वो तो अभी हमें पता है, जब सेकेंड लॉ आया तब हम बता पाते हैं कि जो हीट होता है वो हॉट वाले जो रॉड हो या हॉट ऑब्जेक्ट होगा वहां से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट फ्लो होता है। ये कब आए हमको पता चलता है, सेकेंड लॉ ये हमें बताता है। फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि हीट का जो डायरेक्शन या हीट का जो फ्लो होगा या कोई भी रिएक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो पहला लिमिटेशन हमारा क्या हो गया कि इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक हॉट है एक कोल्ड है, जब दोनों कॉन्टेक्ट में आएगा तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि दोनों के बीच में एनर्जी इंटरेक्शन होगा, लेकिन एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस डायरेक्शन को फर्स्ट लॉ स्पेसिफाई नहीं करता है, इसको स्पेसिफाई करेगा सेकेंड लॉ। तो जब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है, तो पहला क्लियर हो गया। क्या याद रखना है आपको, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में ये याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ये नहीं स्पेसिफाई करता है कि जो हीट फ्लो का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, तो पहला ये वाला चीजें हमारे को क्लियर हो गया होगा कि ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करता है। दूसरा, अब अभी जब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है इंट्रोपी। तो देखिए किसी भी सिस्टम का, या सिस्टम नहीं बोलना चाहिए, सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग, और दोनों को जब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्स। तो अगर कोई भी सिस्टम फिजिबल है तो उसके लिए सेकेंड लॉ में एक इंट्रोपी आता है। तो अगर डेल्टा एस, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, अगर पॉजिटिव होता है तो हम बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर जो भी रिएक्शन हो रहा है वो पॉसिबल है। अगर डेल्टा एस जो है जीरो हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो पॉसिबल है। जब डेल्टा एस इक्वल टू जीरो हो जाता है तब उस समय हम बोलते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर यूनिवर्स का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो ये बोला जाता है कि रिएक्शन इज पॉसिबल, या कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट जब दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन इज पॉसिबल। और अगर हम डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कैलकुलेट करें, अगर वो निगेटिव हो जाए तो ये बोलते हैं कि रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो और इंट्रोपी किससे रिलेटेड है, सेकेंड लॉ से रिलेटेड है। तो देखिए फर्स्ट लॉ में तो वो ये भी नहीं बताया कि हीट का डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो होगा, और दूसरा इसका लिमिटेशन ये था कि ये भी नहीं बताता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो क्या इनके बीच में रिएक्शन होगा भी कि नहीं। ये कौन स्पेसिफाई करता है, सेकेंड लॉ स्पेसिफाई करता है कि जब यूनिवर्स का इंट्रोपी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा तब तो रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर होल यूनिवर्स का इंट्रोपी अगर निगेटिव है तो वैसा रिएक्शन इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो रिएक्शन वाला जो कंसेप्ट है ये देन अगेन सेकेंड लॉ बताया, फर्स्ट लॉ इसको भी नहीं बता पाया कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो पहला लिमिटेशन क्या हो गया, डायरेक्शन नहीं बताया, और दूसरा क्या हो गया कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं वो भी फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता है। और जो लास्ट होता है तो लास्ट में ये होता है कि जैसे देखिए अगर कोई भी सिस्टम को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं
तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी जब हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें एक आएगा लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। तो देखिए जो लो ग्रेड एनर्जी होता है, अब वो क्या होता है वो हम लोग जब सेकेंड लॉ आएगा तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए तो जैसे कोयला है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं वेट क्यों करना है। जैसे कोयला है तो कोयला में जितना भी कैलोरीफिक वैल्यू रहता है तो उसमें कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हीट है, तो क्या उस कोयले के होल जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है क्या हम उसको पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर पाते हैं। अगर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितना 42,000 के आसपास रहती है पर केजी में, और हमें मिलता कितना है अगर रियल में वर्क का बात करें तो 1 केजी में कुछ मतलब उसका मेरे को लगता है कि 20% एनर्जी ही हमको, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कंटेन किया रहता है उसके केवल 20% ही मिल पाता है। मतलब जितना टोटल हीट रहता है वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट होल हीट एनर्जी टू इनटू वर्क, बट इट नॉट एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो तीसरा लिमिटेशन क्या हो गया कि ये जो कोयला है तो कोयले में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो भी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, वो पूरे कोयले के कैलोरीफिक वैल्यू को हम वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं? तो वो एक्सप्लेन किया फिर से अगेन सेकेंड लॉ, बट फर्स्ट लॉ इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए इसका तीसरा जो लिमिटेशन ये हो जाता है कि ये जो टोटल हीट होता है उसको पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये तो हमें पता है, लेकिन क्यों नहीं किया जा सकता है तो वो फर्स्ट लॉ हमें एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये तीसरा इसका लिमिटेशन हो जाएगा। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 इसका लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का, बस आपको याद रख लेना है। क्लियर है? होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा तो बस आप इसको याद कर लीजिए कि पहला क्या है, ये डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है उसको वो स्पेसिफाई नहीं करता है। कि अभी हमें पता है कि हॉट से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो होता है, लेकिन जब तक अभी सेकेंड लॉ नहीं आया था, केवल फर्स्ट लॉ एग्जिस्ट था, तो हम ये नहीं बता पाते थे कि क्या हीट हाई से लो की तरफ फ्लो होता है या लो से हाई की तरफ फ्लो होता है। बस हमें इतना पता था कि हाँ भाई एनर्जी फ्लो हो रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है वो हमें नहीं पता है। तो पहला लिमिटेशन ये होगा कि फर्स्ट लॉ डायरेक्शन को नहीं बताता है। दूसरा, कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट आए तो क्या उनके बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा उसको भी फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं करता है। वो जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तब वो एक्सप्लेन करेगा कि अगर होल यूनिवर्स का एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या 0 से ज़्यादा हो जाएगा तब वो पॉसिबल है, और अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो कभी भी प्रोसेस फिजिबल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा लिमिटेशन फर्स्ट लॉ का ये है कि होल हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल है, होल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका एग्जांपल आपको बताऊं मैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कोयला को जला के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मतलब वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या जितना कोयला में अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है क्या वो पूरे अमाउंट ऑफ एनर्जी कोयले को वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं? नहीं। अगर आप थर्मल पावर प्लांट होता है, अगर आप उसकी इफिशियंसी देखेंगे तो वो अराउंड 20 to 30% होता है। मतलब अगर 100 किलो जूल अगर कोयला अपने अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करके रखा है तो हम केवल वर्क में उसका 20 to 30 किलो जूल ही कन्वर्ट कर पाते हैं। मतलब कि पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन पूरे वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अब मान लीजिए कि अब वही ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कोयला वाला है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिए। अब उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं पंखा चलाने के लिए, तो देखिए पंखा चला रहे हैं मतलब वो वर्क दे रहे हैं। तो जितना भी ये पंखा मतलब कि घूमता है, देखिए आपको मैं एक एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा कि जब किसी रूम में पंखा चलता है तो आपको ठंडक तो फील होता है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि वो रूम को ठंडा करता है पंखा चलाने से। रियल में अगर वो पंखा चल रहा है उस रूम में तो उस रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। फिर आप बोलेंगे कि सर ये क्या आप बकवास कर रहे हैं, जब वो रूम के हीट को इंक्रीज करता है तब हमें ठंडक क्यों फील होता है? तो वो इसलिए फील होता है कि जब वो रूम को हीट देता है तो जो हमारे पसीना होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, और वो जब पसीना सूखता है तब हमें हमारे बॉडी को ठंडक फील होती है। तो रियल में आप ये भ्रम में मत रहिएगा, अगर आप किसी रूम में पंखा चला के चले जाएंगे तो वो उस रूम का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 20 डिग्री है
और आप 5 घंटे के बाद आके आओ, अगर वो रूम पूरी तरीके से आइसोलेटेड है तो वो रूम का जो टेम्परेचर है वो बल्कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हमने वर्क दिया है वो होल अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो तीसरा लिमिटेशन क्या हुआ कि पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो क्या बोल दिया मैं, जो हीट होता है, हीट को पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्क को पूरी तरीके से हीट में कन्वर्ट कर पाते हैं। बट ये फर्स्ट लॉ हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों ऐसा होता है कि पूरे हीट को हम पूरे हीट को वर्क में पूरी तरीके से क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। वो हमें एक्सप्लेन करेगा जब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, तब वो एक्सप्लेन करेगा। वहीं पे आएगा क्लॉसियस इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट और केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट आएगा। तो जब वो आएगा तब हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। बस अभी फिलहाल ये जो 3 लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ का वो आप याद रख लीजिए। ठीक है? तो चलिए ठीक है फिर।